नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट से ही चुनाव से रोक हटा दी है। जहां पर आपको बता दें नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दी गई है। आरक्षण को लेकर चुनाव में पेच फंसा हुआ था, तो वहीं अब आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से रोक हटा ली है। नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। फिलहाल सरकार ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आरक्षण को लेकर चुनाव में पेच फंसा था और नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अब फिलहाल चुनाव पर रोक लगी हुई हटा दी गई है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो संपन्न होके ही रहेंगे, क्योंकि कई बार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद फिर नैनीताल हाईकोर्ट का दखल, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार और अब कहीं ना कहीं रोक जो लगी हुई थी वो हटा दी गई। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और इसमें एक अपडेट और दे देता हूं कि इसमें जो भी नामांकन की तिथियां थी, यानी 25 तारीख से जो नामांकन होने थे, आज 27 तारीख है, 28 तारीख तक की पहले नामांकन की तिथि थी। अब कल से इसको 3 दिन और आगे कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है, यानी उसी कार्यक्रम के आसपास ही जो निर्वाचन आयोग है वो अपना फ्रेश एक कार्यक्रम जारी करेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राहत की सांस ली है सरकार ने, लेकिन एक बड़ा पेंच अभी भी फंसा हुआ है जो रोस्टर का है, जो आरक्षण का है। आरक्षण को लेकर अभी भी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाना है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर आरक्षण का वही सरकार का जो आरक्षण है वही उस पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो फिर जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उनका क्या होगा? जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के आरक्षण में, उनका क्या होगा? लेकिन कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने गो थ्रू कर दिया है, यानी प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। जो रोक लगी हुई थी, जो स्टे था, उसको वेकेट कर दिया है। अब सरकार जो है और निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पंकज। और भारत समाचार ने इटावा में जाकर ब्राह्मण पक्ष से जब बातचीत की तो उन्होंने अपनी बात सामने रखी। उनका ये साफ कहना है कि कथावाचकों ने पहले उनकी घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद माहौल बिगड़ा। वहीं यादव समाज और पीड़ित कथावाचकों का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनसे मारपीट भी की गई। सुनिए दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। बस हाथ पकड़ के बोला हमको खिलाओ। को राम स्वरूप दास बाबा जी हैं, वो लेके आए। सारी गलतियां उनकी हैं, वो जात पूछ के ले आती। अगर जातिवादी की बात थी तो जात है। जब उन्होंने अग्नोत्री बताया तो हम तो ब्राह्मण समझते थे। अगर तुम अन्य जाति के थे तो क्यों पैर छुआए, ये सब क्यों तुमने करवाया है? ये धोखा करके तुम हमारी व्यास गद्दी पे, हमारी पूजा पाठ से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। आज भागवत मेरी खंडित पड़ी हैगी। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें सजा मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी जात छुपा के ऐसा क्यों किया? उन्हें पूजा पाठ भी उनको करना नहीं आया, उन्हें खाली कल से उठवाए, पैर धोई के पिए थे सुदामा जी की। भगवान ने कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है ब्राह्मण को। ये उनका लहजा शुरू से ढंग का नहीं रहा है, तो लोगों को भ्रांतियां फैलने लगी। कुछ उन्होंने यहाँ पे आए तो बदतमीजी की। मतलब जैसे क्या बदतमीजी की थी? जैसे हमारी मैडम से बोलना, हाथ से खाना खिलाओ, ये टच करना, ये सब हुआ। ये जो पेशाब छिड़कने वाली बात है ये सरासर झूठ है। बिल्कुल मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। करने की कौन का सोच भी नहीं सकते, ऐसा कौन करेगा? ये परमात्मा के लिए गलत है, झूठ बोल रहा है इस सब के लिए। इतना हम लोगों पे दबाव आ गया था कि हम जीवित नहीं बचते। यहाँ योगी जी की वजह से हम सुरक्षित थे। लाखों यादव समुदाय के परेशान, बिल्कुल परेशान ना होइए आप। ऐसे परेशान नहीं हुआ जाता है, घटनाएं होती रहती नहीं। हम जैसा गरीब आदमी क्या कर सकता है बताओ? घटना ये हुई सर, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे।
पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं, मंदिर बना हुआ है, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव है, हमको बताया तो हमने कहा नहीं हम तो यादव हैं, कौन कह रहा जवान। मारा भी है हमको लात घूसों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। तो आपका चैनल ब्राह्मण गांव भी गया और साथ ही यादव गांव भी गया। यादवों ने खुद को पीड़ित बताया और ब्राह्मणों ने खुद को पीड़ित बताया। लोगों में आक्रोश है, जातिवाद, तनाव काफी ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के बयानों का खंडन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चाची हैं, परीक्षित है, वो हमारी आंटी थी, तो बच्चे की कौन हुई दादी। और जब उन्होंने बदमाशी पंडित जी ने की तो नाती क्या करता, तो इसलिए उसने जो क्रोध में आया वो उसने अपना कर लिया, बच्चा था। तो हमारे लिए तो वो भगवान के बराबर थे। लेकिन जब रात को इनका ये लफड़ा हुआ तो उसमें गांव वाले साभी जात वाले उसमें भड़के वाले, पेशाब भी छिड़का गया था। नहीं बिल्कुल गलत, कोई उसके साथ ऐसी बदतमीजी हुई चुटिया के अलावा। चुटिया कटी। मैंने सुना कि पंडित जी ने कुछ छेड़छाड़ की लोगों के साथ, तो मैंने सुना, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो हम अपना काम कर रहे थे। तो जब उसके बाद में 10-11 बजे जब हम यहाँ से चले गए तो 10-11 बजे के लमसम हमने सुना कि वो जो पंडित जी अंदर जो लेवा गए उनको, परीक्षक जी को, तो वहाँ कुछ भोजन के लिए तो हाथ पकड़ा उनका। तो लोगों ने ये सोचा कि भागवत बिगड़ जाएगी, इस वजह से चुप रहे। जब उन्होंने ज़्यादा धमकी दी कि हम यादव हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसी वजह से फिर कुछ लड़कों ने जाके वहाँ पे अबरता की। अरे आपको पहले ही से ये बात मालूम थी कि वो यादव है अगर जाति का, तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपने उसके साथ मारा पीटी की, सब कुछ इतना किया, केवल किस वजह से कि वहाँ ब्राह्मण बहुल जगह थी, इस वजह से, और उसका कोई उद्देश्य मात्र नहीं था। फिर घटना के 3 दिन बाद उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की। आप ये बताइए, मारा पीटा, उसकी चोटी काटी, उसका आपके पास वीडियो है और वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। जब घटना वो वाली हुई कि उन्होंने छेड़खानी की, कथा में वो टच किया, उसका वीडियो क्यों नहीं है? वो तो सिर्फ आप बचाव पक्ष के लिए कर रहे हैं। वो भी घटना के 2 आधार कार्ड बनाए हुए थे, 2 आधार कार्ड बनाए थे, एक अग्नि कार्ड की बात करते, मैं 4 आधार कार्ड आपको आपके ही नाम का दे दूंगा बना के। आज आप जानते हैं AI का सिस्टम चलता है, कोई भी आप जनसेवा केंद्र पे चले जाइए, वो 2 मिनट में बना के दे देगा। वो इससे पहले आ चुके। आप आधार कार्ड की तो बात अलग है, जिस दिन आप उन कथावाचक को लेने गए थे ये पता नहीं किया था कि ये किस जाति के हैं। ये तो मामला बाद में आप प्रेषित कर रहे हैं, उसमें दूसरा आधार कार्ड भी तो दिखाया जा रहा है जिसमें उनकी जाति स्पष्ट है। तो आप किस आधार कार्ड को मानेंगे? ब्राह्मण एक बुद्धिमान जाति मानी जाती है। और मेरा तो कहना ही है कि भैया जब आप उन्हें करने गए थे वो अपने यहाँ भागवत के लिए, कथा के लिए, तो आपको वहीं पूछ लेना चाहिए थी जाति। फिर यदि आपके यहाँ वो आ भी गए, चलो कोई बात नहीं, एक दिन कथा हो गई, आपने जान ली थी, तो आपको ये कृत्य काम, गंदी घटना उनके साथ नहीं करनी चाहिए थी। और आप उनको सीधा बोलते कि भैया अपना तामू सूटा उठाओ, हमें आपकी कथा अच्छी नहीं लगती, हम आपसे कथा नहीं करवाएंगे। ये तो हम जायज़ मानते भाई को। हम तो ये कहते हैं कि सरकार उचित तरीके से देखे और उचित तरीके का न्याय दे। गलत तो है ही, सब गलत है ही। हाँ, जैसे डारी थी वीडियो और जैसे जड़ा देते 2 बराबर पे, तो जाए जाती। हाँ, खाना जो कह रहे थे कि खिलाया, हाथ पकड़ लिया, खाना खिला, बाद में खुल के आ रही है बात खाना ना खिलाने की। खाना बेचारे उनको मिला ही नहीं है। हाँ बताइए, वहाँ घुट गया सर, वहाँ खाने की पड़ी तुम्हें, उन्हें मिला ही नहीं है खाना। भूखे बेचारे भाग गए हैं, तुम्हें खाना की पड़ी है। वही तो बताई, हवा और भरवाई बेचारे से, में भरवा रहे थे हवा दिल में ही।
साइकिल में ब्यास जी अपनी अपनी गाड़ियों में। क्या सब में हवा कम रही है? पता नहीं, उनकी निकाल दी होगी लोगों ने, गांव के लोगों ने। और कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और पक्ष विपक्ष सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय, जांच में अपने आप आएगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सही नहीं है, गलत है निश्चित रूप से। कथावाचक ने गलती किया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज है? जरा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके आप उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर में बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। तो एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और पर निशाना साधा गया। और सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से दोनों पक्षों को आपने देखा सुना, आप यादवों के भी गांव में गए, ब्राह्मणों के भी गांव में गए और साथ ही साथ अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर है कि गांव में इस वक्त अब शांति है और चारों तरफ जो है वो पुलिस तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं कि किसी तरह की कोई घटना अब दोबारा रिपीट ना हो। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर ये कथा का कार्यक्रम रखा गया था और ये कथा होने जा रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी। कलश आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर है और वहाँ पे कलश रखे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कथा के वक्त में काम आते हैं और उस दौरान जो है वो चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन इससे पहले ही गांव में बवाल हो गया और ये बताया गया कि जो कथावाचक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, उनके 2 आधार कार्ड थे। फिर उनको पकड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई और उनके ऊपर पेशाब छिड़कने का भी आरोप है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो कलश रखे हुए हैं ये उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कलश, कि जब दोबारा कथा होगी। अब ये कथा कब होगी अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव में वो ये कह रहे हैं कि कथा खंडित ज़रूर हो गई है और ये कथा जो खंडित हुई है इसके बाद फिर से कथा कराई जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तमाम सुरक्षा के इंतजामात, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। ये गांव का एक रास्ता है जो मंदिर की तरफ आता है
और ये रास्ते पर जो है वो पूरा फोर्स तैनात है, मतलब कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या कुछ लोगों को आने की यहाँ से इजाज़त नहीं है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनका सामान्य आवागमन बरकरार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस हर कोने में इसी तरह से जो है वो तैनात है और हर जगह पर ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। चचा, क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों छुट्टियाँ उटियाँ काट दिया आप लोगों ने, उसकी कथावाचक की? अरे हमने थोड़ी छुट्टियाँ काट दी। छुट्टियाँ क्या था, देखो ऐसा है, कथा हो रही थी और कथा में इन्होंने पहले जो अपना वही बताया था कि हम ब्राह्मण हैं। जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, सिस्टम पर लखन ने वो यादव का जब निकला उनके झोले में आधार कार्ड, तो लखन ने बवाल कर दिया। तो क्या सिस्टम हुआ था? अब हम यहाँ मौके पर नहीं थे उसमें एक्चुअली। वो जो बता रहे थे कि हाथ पकड़ लिया, कह रहे थे कि खाना खिलाओ हमको। खिलाने समय इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की, यहाँ से जो सिस्टम किया तो वहाँ जाके इन्होंने बदतमीजी की। बदतमीजी की लड़का ने फिर ऑब्जेक्शन किया उसमें। पेशाब भी छिड़का था? नहीं, ये सब ब्राह्मण कभी ऐसा करेगा? पेशाब नहीं छिड़का गया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, फालतू बात है। हवा भरवाई बता रहे टायर में रात भर उनसे। हम यहाँ मौके पर नहीं थे, ये नहीं हमने देखा, मौके पे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो साफ है। हालांकि गांव में शांति जो है वो बनी हुई है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ लोग उग्र हुए थे, तमाम गांव के लोग यहां पर आए थे और आने के बाद उन लोगों ने यहां पर पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बाकायदा जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को फायर करने पड़े, तब जाके मामला शांत हुआ। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही साथ उन संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखी जा रही है जो कि गांव के आस पड़ोस में आवागमन जिनका चल रहा है। तो पुलिस चारों तरफ तैनात है गांव के। और जो अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था गगन यादव, उस पर भी फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, जाहिर है कि वो यादव जो रेजिमेंट बनाया हुआ था, ये गगन यादव यहाँ पर जो है वो गांव पे आने की उन्होंने कोशिश किया। वो करड़ी सेना की तर्ज पे काम करना चाहते थे कि करड़ी सेना ने जैसे आगरा में किया, तलवारें लहराई और वहां पर जाके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया, तो उसी तरह चाह रहे थे कि यहाँ भी ये यादव रेजिमेंट काम करे। लेकिन जो है वो जिस तरह से पुलिस अलर्ट रही और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद ये तो जग जाहिर था कि एफआईआर होनी है। अब एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे गगन यादव, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जो माहौल था इलाके का वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर कोई गगन यादव या करणी सेना जैसे लोग इसमें आग में घी डालने का काम अगर करते हैं तो जाहिर है प्रदेश का माहौल खराब होता है, गांव का माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। पुलिस ने सख्ती बरती है, एफआईआर होगी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अब मामला शांत हुआ है और गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल सीमा, आप भी नजर रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी अब तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर ब्राह्मण और यादव समाज के बीच तनाव बढ़ते देख अखिलेश यादव का दौरा हलकों में सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व विधायक संतोष पांडे के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में है अखिलेश यादव के स्वागत में लगाई गई कर्म योद्धा की होर्डिंग। तो लंबुआ से पूर्व विधायक संतोष पांडे जिनके यहां पहुंचने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन उससे पहले ये जो होर्डिंग लगाई गई है वो सुर्खियों का विषय बनी हुई है। कर्म योद्धा करके एक होर्डिंग लगाई गई है, उनके स्वागत को लेकर जगह जगह ये होर्डिंग लगाई गई है। अब ये कर्म योद्धा आखिर किसके लिए हैं, ये तो फिलहाल समझने वाली बात है। तो देखिए, अखिलेश यादव के स्वागत में होर्डिंग लगाई गई है। संतोष पांडे जो पूर्व विधायक हैं लंबुआ से, उनके बुलावे पर पहुंचे हैं और उसको लेकर ये होर्डिंग लगाई गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कासगंज से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल 14 करोड़ लागत से बनी पानी की टंकी ढह गई। जहां पर पीएम आसरा आवास योजना कॉलोनी में टंकी ढह गई तो वहीं मलबे में दबकर 3 घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 दिन पहले नगर पालिका ने सप्लाई शुरू कराई थी। टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ। सदर एसडीएम
और पुलिस जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया आसरा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए जरा भ्रष्टाचार की जड़ें आखिर किस कदर फैली हुई हैं वो देखिए। इसकी चपेट में आके 3 लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं सदर एसडीएम पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो भ्रष्टाचार की नींव पर यह टंकी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 14 करोड़ की लागत, यानी कि समझ सकते हैं कि 14 करोड़ की लागत और 4 दिन भी नहीं हुए थे बने हुए, जिसमें धराशायी हो गई। तेज धमाका और 14 करोड़ स्वाह हो गए। देखिए ये तस्वीरें देखिए, 14 करोड़ की लागत और 14 करोड़ की लागत 14 दिन भी नहीं चल पाई। तो किस तरीके से सरकारी पैसे का बंटरपाट किया जा रहा है और किस तरीके से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। सरकार की जो टॉलरेंस की नीति है, तो खबर से मतलब होता है ना, ब्राह्मण जात सारे कमरों में सीलन आ रही है। और हमने कल विशेष कुमार जी से यही बात कही थी कि हमें मकान की मरम्मत नहीं चाहिए, हमें तो आप इन मकान का तोड़वा के कमेटी के सामने, अधिकारियों के सामने इसका निर्माण दोबारा करा के दीजिए, क्योंकि इसमें 8 एक का मसाला लगा हुआ है जो हमने उनसे कहा था। अभी प्लस्तर पे हाथ मारते हैं तो प्लस्तर छूट के नीचे आ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हम टाइल गिर जाती है, टाइल नहीं फेंकते हैं। तो तेज धमाका हुआ और 14 करोड़ पर पानी फिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 4 दिन भी ये पानी का बोझ नहीं सह सकी टंकी और धराशायी हो गई। सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, कहीं ना कहीं इसमें लिप्त ठेकेदार, कर्मचारी, सरकारी इंजीनियर इसमें पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय पालीवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही? कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव पर तैयार की हुई टंकी 14 करोड़ की लागत से 4 दिन भी ना टिक सकी। कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है, जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, वो सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से पूरा मामला भ्रष्टाचार में लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि 14 करोड़ की लागत से बनी टंकी 4 दिन भी नहीं टिक पाई। 4 दिन पहले इस टंकी में पानी भरा गया था और उसके बाद 4 दिन बाद रात में ये भरभरा का पानी की टंकी गिर गई, जिसमें आप बता दें कि 3 लोग फुटफुट घायल हुए। हालांकि दिन होता तो ये हादसा बड़ा हो सकता था, कहीं ना कहीं जब आप नहीं पाओ पड़ सकती थी, क्योंकि अभी केवल रात का वक्त था, 3 लोग थे और 1-2 मवेशी थे। लेकिन बात करें अगर दिन की, तो दिन होता तो ये घटना बड़ी हो सकती थी। और इस मामले में बताया आपको तो ये जिला नगरीय यानी पीओ डूडा की ओर से पानी की टंकी बनी थी। ठेकेदार मनोज कुमार, ये 14 करोड़ की लागत से पूरी टंकी बनी थी। 1.5 से 2 साल पहले इसका टेंडर होता है, लेकिन ये 4 दिन पहले जब पानी भरा जाता है इस टंकी में, तो उसके बाद से ये टंकी भरभरा कर रात में गिर जाती है, जिसमें 3 लोग चुटपुट घायल हैं। और हालांकि अभी बात करें तो इस पूरी कॉलोनी में, जो सोरो के बदरिया का पूरा मामला है, इस कॉलोनी में 156 क्वार्टर सरकारी बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवासीय योजना सारा योजना के, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अगर ये दिन की घटना होती तो कितना बड़ा ये हादसा होता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से अधिकारी लिप्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हुआ है। 14 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया और ये 14 दिन भी ना चल सकी। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं अक्षय, चाहे जेई की बात कर ली जाए जिसने इसको पास किया, चाहे ठेकेदार की बात की जाए जिसने इसका निर्माण करवाया, सवाल बड़े हैं। सवाल बिल्कुल बड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका कार्य चल रहा था 1.5 से 2 साल पहले, जब टेंडर होता है 14 करोड़ रुपए का, एक बड़ी लागत का ये टेंडर होता है पानी की टंकी का, और उसके बाद से डूडा कासगंज की ओर से ये टंकी का निर्माण कराया जाता है। ठेकेदार मनोज कुमार है, जिसकी तलाश पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ जड़ों में अब कार्रवाई की हुई है, आला अधिकारियों की ओर से बात की जा रही है, क्योंकि ठेकेदार मनोज कुमार है। जेई की बात करें, आखिर किस बेस पर ये कार्य चल रहा था और क्या घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल हुई है जो 14 करोड़ की लागत से बनी टंकी 4 दिन भी न चल पाई और रात में भरभरा कर गिर गई। पूरा अगर दूसरी की मामला बात करें तो ये 14 करोड़ एक बड़ी लागत थी, और इस लागत में कौन कौन अधिकारी लिप्त है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से पानी की टंकी बनती है, मानक होते हैं पूरी, और पानी सरकार की जो नीति है उस पर पलीता लगाते हुए अधिकारी और कर्मचारी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें बदमाश बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है एलडीए, जहां पर बब्बू बिल्डर मोहम्मद अकील पर अफसर मेहरबान नजर आ रहे हैं। बब्बू बिल्डर मोहम्मद अकील पर आज तक एफआईआर नहीं की गई, तो वहीं बिल्डिंग सील थी, उसके बाद भी बनकर तैयार हुई। आज उसी बिल्डिंग में एक दुकान भी उद्घाटन किया गया, साथ ही कागजों पर कार्रवाई। मौके पर अवैध निर्माण हुआ। जोनल अफसर, एई और जेई चाय नाश्ते में उलझे हुए हैं। 7,000 स्क्वायर फीट में अवैध कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई। चौक की पुरानी सब्जी मंडी में अवैध निर्माण हुआ। जगत नारायण ज्वेलर्स के सामने अवैध बिल्डिंग बनी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, एलडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही। जोनल ऑफिसर, एई, जेई आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ देखिए अवैध निर्माण और उसके बाद उसी अवैध निर्माण में दुकान का उद्घाटन सवाल खड़े करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि तेज रफ्तार टैंकर ने 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंची धाम दर्शन करने जा रहे थे बाराबंकी के लोग, तो वहीं बाइक सवार से विवाद के बाद हाईवे पर खड़े थे सभी। तो वहीं थाना कटरा के नेशनल हाईवे 24 पर फील नगर के सामने ये पूरी घटना घटी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर कैंची धाम दर्शन करने के लिए बाराबंकी के लोग जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ है। बाइक सवार से विवाद होने के बाद हाईवे पर खड़े थे सभी और इस दौरान कुचला है एक ट्रक ने। थाना कटरा के नेशनल हाईवे 24 के फील नगर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार टैंकर ने 7 लोगों को रौंद दिया। बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 4 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित सक्सेना हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रियत, आपको बता दें घटना थाना कटरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे फीलनगर गांव के पास की है, जहां देर रात टैंकर ने 7 लोगों को कुचल दिया। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता गाड़ी उसने 3 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग उनकी मौके मौत हो गई, बाकी 4 लोग गंभीर से घायल हो गए, जिनका अस्पताल ले चला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित आपका। तो थाना कटरा के नेशनल हाईवे 24 के फील नगर के सामने की पूरी घटना बताई जा रही, जहां पर तेज रफ्तार टैंकर ने 7 लोगों को रौंदा। इसमें 3 की मौत की खबर सामने आई है। कैंची धाम दर्शन करने के लिए सभी जा रहे थे और इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि कार और मैक्स लोडर में टक्कर हुई है। तो वहीं हादसे में 2 की मौत हुई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। मुंडन कराने जा रहे थे सभी कार सवार, तो वहीं कार सवार महिला और ड्राइवर की मौत हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। जवा थाना इलाके के बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल मुंडन कराने जा रहे थे कार सवार। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। कार सवार महिला और ड्राइवर की मौत हुई है। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। फिलहाल जवा थाना इलाके के बाईपास की पूरी घटना बताई जा रही है। बाईपास पर आज सुबह एक भयंकर एक्सीडेंट चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि गंगा नदी में वाराणसी जा रही नाव डूब गई। यहां पर आपको बता दें कि 5 छात्रों को बचाया गया है, 1 छात्र डूबा है। पुलिस गोताखोरों के साथ तलाश में जुटी हुई है। पीपा पुल बंद हो जाने से नाव से गंगा पार करना पड़ रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि नाव में छेद होने के चलते हादसा हुआ है। लापता छात्र के न मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। चुनार थाना क्षेत्र के गंगपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नाव में छेद हुआ और इसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, लापता छात्र के न मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो चुनार थाना क्षेत्र के गंगपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वो डेड बॉडी को एनडीआरएफ आ जाए, पूरी टीम आवे, मोटर बोट लावे, उसको खोजा जाए, उसको डेड बॉडी को कम से कम तो उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। उसके माँ की कल रात से ही जो है रो रो करके बुरी हाल है, पूरा जो है परिवार रो रहा है, मरमाहत है, लेकिन यहाँ आंसू पोंछने के लिए शासन प्रशासन के लोग कोई नहीं दिखाई दे रहा है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर नहर में मिला 8 साल के बच्चे का शव। तो वहीं मौके पर नहर के पास पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काकोरी के कचिंगरा में नहर में शव मिला है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी पहुंचा दे अब तक, जहां पर मौके पर नहर के पास पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो काकोरी के कचिंगरा में नहर में शव मिला है। 8 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो काकोरी के कठिंगरा में नहर में शव बरामद किया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें फिलहाल डंडों से युवक को सिक्योरिटी गार्ड ने पीट दिया। जहां पर मेंटेनेंस विवाद को लेकर गार्ड ने पिटाई की है, सिक्योरिटी गार्ड ने पिटाई की है। देखिए जरा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर निवासियों और मेंटेनेंस टीम के बीच विवाद हुआ है। बड़ी अपडेट, समस्याओं को लेकर लोग कर रहे थे प्रदर्शन, तो वहीं गार्ड के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बिसरक थाना क्षेत्र स्थित इको विलेज 1 की पूरी घटना बताई जा रही है। मेंटेनेंस के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर इको विलेज 1 की पूरी घटना बताई जा रही है। तो डंडों से युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मामूली बात में ये विवाद हुआ। देखिए जरा, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगरा से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आगरा में फिलहाल हॉस्टल में हंगामे का सीसीटीवी वायरल हुआ है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस, तो वहीं पुलिस के सामने डॉक्टर से मारपीट की कोशिश करते दिखे लोग। हंगामे के दौरान महिला कर्मचारी घायल हुई है, जहां पर डॉक्टर से भी अभद्रता हुई है। 15 से 20 लोगों पर केबिन में घुसकर मारपीट की कोशिश का आरोप लगाया गया है। तो वहीं आरोपी द्वारा 45,000 रुपए के गबन का बताया जा रहा मामला। पुलिस की जांच लगातार जारी है। तो आरोपी द्वारा 45,000 रुपए के गबन का पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस की जांच जारी बताई जा रही है। हॉस्टल में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। तो बड़ी अपडेट, हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने डॉक्टर से मारपीट की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। तो पुलिस के सामने डॉक्टर से मारपीट की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हंगामे के दौरान महिला कर्मचारी घायल हुई है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यही तो है, बोलिए यही तो है, तो गर्म ही तो नहीं कर। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पर बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों में से एक महिला समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट में घायल बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना मठसेना क्षेत्र के गांव किशनदासपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोनों पक्षों में से एक महिला समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट में घायल बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किशनदासपुर है, थाना मठसेना क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसमें 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें प्रथम पक्ष ओमवीर और दूसरा रामपाल, ये लोग आपस में लड़े झगड़े हैं। इसी बीच ओमवीर पक्ष के ओमवीर के पिताजी भगवान सिंह लड़ाई झगड़ा की बात सुनकर ये मौके पे बेहोश हो गए। 60 साल इनकी उम्र है। तत्काल ओमवीर और इनके परिजनों ने इनको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया, जहाँ डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। इनको कोई जाहिरा चोट नहीं है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इनका हम लोग पीएम करवा रहे हैं और इसमें उचित धाराओं में हम लोग अभियोग भी पंजीकृत करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो वहीं लखनऊ में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान अफसरों को त्योहारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम, कांवड़ यात्रा और रथ यात्रा के आगामी त्योहारों को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए और किसी भी तरीके की जो अराजकता है वो ना फैलने पाए। इसको लेकर अफसरों से एक साफ तौर पर कहा है कि अफसर जो हैं वो अपनी फील्ड में उतरें, लोगों से
संपर्क बनाएं, संपर्क साधें। अगर कहीं पे कोई विवाद है तो उसको हल करने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी तरीके की जो कोताही है, जो लापरवाही है, वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसको लेकर डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा एक मीटिंग ली थी और मीटिंग में तमाम आला अधिकारी जो थे वो जुड़े थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आगाह किया था कि किसी भी तरीके की लापरवाही या कोताही ना बरती जाए। तो ऐसे में अब मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है और उसके बाद कांवड़ यात्रा का आगाज़ होना है, रथ यात्रा का आगाज़ होना है, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो बंदोबस्त हैं उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। और हापुड़ में अवैध खनन को लेकर भारी बवाल हुआ है, जहां पर बीजेपी नेता पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। तो वहीं कथित बीजेपी नेता और उसके साथियों की पिटाई की गई। रात में ग्रामीणों ने खनन का विरोध किया था, तो वहीं डंपर की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हुआ है। इसी घटना के बाद से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। बीजेपी नेता कमल त्यागी पर ग्रामीणों का आरोप, तो वहीं अपहरण, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एसओबी पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। तो वहीं हापुड़ जिले के गोठोपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि करंट की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। पंखे में उतरे करंट की चपेट में आए मां बेटे, तो वहीं एक साथ मां बेटी की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के शहरी कौड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक साथ दो लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। एटा से बड़ी खबर, जहां पर नहर में तैरता मिला 35 वर्षीय व्यक्ति का शव। तो वहीं आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति का शव ग्रामीणों ने देखा, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अज्ञात शव की शनाख्त में जुटी हुई है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकुटपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस अज्ञात शव की शनाख्त में जुटी हुई है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुकुटपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दुखद पहलू ये है कि ये सारे ही लोग इस मतलब टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18, 19 साल के हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। कोई अगर इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका भी पता लगाएंगे। मेरा यही है कि जिस उम्र में ये लोग यहाँ चाकूबाजी कर रहे हैं, ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ लिख के अपने कैरियर को बनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। इन आपराधिक कृत्यों में केवल जीवन बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर से बड़ी खबर, जहां पर इंसान तेंदुए के बीच संघर्ष का मामला और तेंदुए को पत्थर मारने वालों पर केस दर्ज किया गया है। कोई आपको बता दें कई अज्ञात के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। धौरारा के बबुरी में तेंदुए की रक्त रिसाव से मौत हुई थी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और देखिए, तेंदुए को पत्थर मारने वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। कई अज्ञात के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। धौरारा के बबुरी में तेंदुए की रक्त रिसाव के चलते मौत हुई थी। और देखिए, वो वीडियो आपको याद होगा जब एक व्यक्ति और तेंदुए के बीच संघर्ष हुआ था, किस तरीके से दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। और उसके बाद फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पत्थर मारे थे, जो इस वीडियो में कैद हुए थे। रक्तस्राव होने के चलते फिलहाल मौत हो गई थी तेंदुए की। और उसके बाद आपको बता दें कि केस दर्ज किया गया है। वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शारिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लखीमपुर खीरी में दुधवा और उसके आसपास के इलाकों में मानव वन्यजीव का जो दबाव है वो काफी बढ़ चुका है। और यही वजह है कि मानव का जो दखल जंगल में है और जंगल में जो दबाव है उसके चलते वन्यजीव बाहर आ रहे हैं। और बाहर आने के बाद उनकी किस तरह से मौत हो रही है वो हम लोग के सामने है। अभी धौरारा रेंज है दुधवा बफर में, वहाँ पर जिस तरह से तेंदुआ बाहर आया था और एक व्यक्ति को उस तेंदुए के साथ संघर्ष करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। इसके बाद चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे, ये तेंदुआ जंगल से बाहर आया था, काफी भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई थी। इस भीड़ ने उस तेंदुए को लाठी डंडों से और पत्थर मारकर उसकी तेंदुए की जान ले ली थी।
इस बात को लेकर वन विभाग ने अब जो दुधवा बफर प्रशासन है उसने इस मामले में केस रजिस्टर किया है। इस केस को रजिस्टर जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ फिलहाल किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में मानव वन्यजीव संघर्ष की मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें नुकसान इंसानों के साथ साथ वन्यजीवों को भी हो रहा है। तो ये काफी अब गहन अध्ययन का भी विषय बन चुका है प्रियव्रत। बिल्कुल। और शारिक, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया है कि 2 तेंदुए की मौत हो गई। कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं प्रशासन के रखरखाव पर और किस तरीके से आखिर ये तेंदुआ जंगल छोड़कर जिस तरीके से ईंट भट्टे पर आया था, पहुंचा हुआ था, कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं शारिक। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय भी बन चुका है। जिस तरह से ये संघर्ष की कहानी बढ़ रही, मामले सामने आते जा रहे हैं और चूंकि तेंदुआ बाहर आया था तो जाहिर तौर पर वन विभाग के जो लापरवाही है, जिस तरह से मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग के दावे किए जाते हैं और इस दबाव को मानव वन्यजीव जो संघर्ष है इसके दबाव को लेकर क्या काम किया जा रहा है, इस पर भी अभी कोई ऐसी खास ठोस रणनीति बनी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लॉस चाहे इंसान का हो या वन्यजीव का, दोनों ही दुखद है और अब इस बात की चिंता की जा रही है कि इसमें जो संघर्ष है उसको कैसे रोका जाए। शारिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आधा दर्जन दबंगों ने छात्र को लाठी डंडों और रॉड से पीटा है, तो वहीं छात्र को घर से अगवा कर जंगल में ले जाकर पिटाई की गई है। छात्र को पीटकर मरा समझकर छोड़ गए दबंग। जहां पर आपको बता दें कि छात्र की एक आंख फूटी, तो वहीं शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। 2 गुटों में पुरानी रंजिश पूर्व में समझौता हुआ था। छात्र को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दबंग के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है, अभी गिरफ्तारी नहीं है। भावनपुर थाना क्षेत्र में जी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। मसला ये हुआ था कि बकरीद से पहले इन बच्चों में आपस में कुछ मुभाषा हुई थी। मुभाषा का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो था एक बच्चे को बहुत चोट मारी, उसकी थाने में तहरीर दे दी गई थी। उसके बाद में इन्होंने फिर जो है कि जी हमने थाने में जो है हम मार भी देंगे और तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं होने दी। इसके बाद में इन बच्चों ने जो है उनके एक आध के मतलब एक लड़के के इन्होंने चोट मार दी थी। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। फोक भारत ने मचाई धूम। फोक भारत बना नंबर 1 प्रोग्राम, सभी चैनलों को पीछे छोड़ा। फोक भारत टीआरपी में नंबर 1, घर घर में पहुंचा फोक भारत। फोक भारत का जलवा कायम। राजा जी एक जरूरत से होई जोई है, अरे होई जोई है लाले लाले हो लाल से होई जोई है लाले लाले हो लाल से होई जोई है लाले लाले हो लाल। लाली लाली बिटिया निंदिया ले भागल न दुनिया पागल कइले बा पिए हो धनी। बालक को हर किछ होने जाने चाहो, बड़ा बाबा की झाड़ी पर होइयो। चुंदरी में दगिया लागल हमार पिया, चुंदरी में दगिया लागल हमार पिया, चुंदरी में दगिया लागल हमार पिया। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम। फोक भारत देखिए हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर केकरा से पूछी एही ठैया टिकुलिए राय गली दैया रे। केकरा से पूछी, केकरा से पूछी हो, केकरा से पूछी, केकरा से पूछी हो, केकरा से पूछी
यही ठैया टिकुली हेराए गइल दैया रे केकरा से पूछी। फोक भारत देखिए हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। जगदम्बा घर में दिया ना बाहर आईने है, जगतारन घर में दिया ना। त माई चाची बहन लोग तैयार बानी जाना त आवतानी जा। फोक संगीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम और जीतिए स्मार्ट वॉच। फोक भारत प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का दीजिए सही जवाब। सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा भारत समाचार की तरफ से स्मार्ट वॉच। तो हो जाइए तैयार, मौका छूट न जाए। चलिए इंडिया की वैल्यूज को भी वायरल बनाते, इंडिया का स्वाद चखते। दुकान बंद करो बेटा, लाइट ऑन कर प्लीज, प्लीज का। आइए दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया में मेहमान कैसे देवता समान बन जाते हैं। इन वैल्यूज को भूलते नहीं है, वायरल बनाते हैं। इंडिया गेट बासमती राइस, आइए इंडिया का स्वाद चखते हैं। It's lush. It's verdant. It's serene. A sanctuary of calm wrapped in shades of green. It's where freshness lives and elegance breathes. Ace Verde. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिर्फ 19 साल का था, अच्छा खिलाड़ी था, पर नशा जीत गया और मैं हार गया। तरसेम सिंह, सिर्फ तूने अपना बेटा नहीं खोया, इस आग का सेक तो घर घर पहुंच गया। पर बस अब और नहीं। पंजाब सरकार नशे के खिलाफ एक सख्त मुहिम चला रही है और हम सबको इनका साथ देना चाहिए। आज पूरा गांव मिलकर एक शपथ लेगा, इस गांव में किसी भी तरह का नशा ना बिकेगा और ना ही किसी नशा तस्कर को यहाँ कदम रखने देंगे। और अगर कोई नशे में फंसा हुआ उसे हम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे। गांव का कोई भी आदमी किसी भी नशा तस्कर की जमानत नहीं करवाएगा और ना ही किसी को करवाने देगा। वादा करो कि हम अपने गांव को, अपने पंजाब को नशा मुक्त करके रहेंगे। पंजाब में पहली बार कोई सरकार नशे के खिलाफ इतनी सख्ती से काम कर रही है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पंजाब सरकार का समर्थन करें और पंजाब को नशा मुक्त बनाएं। युद्ध नशे विरुद्ध। सर्वोकॉन सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और ऑनलाइन यूपीएस। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। MV Group of Institutions, संस्कार, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अनुभवी शिक्षक और विशेषज्ञ, अत्याधुनिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, संगीत शिक्षा, डांसिंग क्लास, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर किड्स, कौशल विकास, नर्सिंग क्लास, अत्याधुनिक लाइब्रेरी। विश्वास के साथ भरोसे का नाम है MV Group of Institutions। प्रयागराज में मौजूद MV Group of Institutions देश के विख्यात शिक्षण संस्थानों में से एक है। MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक वटवृक्ष की तरह मैंने तैयार किया, जिसके अंतर्गत लगभग 25 शाखाएं हैं। हमारे इस ग्रुप से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, PCSJ और तमाम अध्यापक यहाँ से अच्छे विद्वान लोग निकल करके गए हैं। मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज सुलेमसराय प्रयागराज से एक IAS जो साधना दिवाकर अभी बनी है, वो मेरे ही कॉलेज से उनका 12वीं तक की शिक्षा हुई है। नर्सरी से आप लाइए, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड,
इंटर तक पढ़ाएं, उसके पश्चात LLB कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, D फार्मा B फार्मा कर लें, ANM JNM कर लें, BSc नर्सिंग भी है हमारे पास। इसके अतिरिक्त ITI है, DLED है, BBA BCA और लॉ का दो कॉलेज हमारे पास है। CBSE बोर्ड हमारा 6 कॉलेज है, UP बोर्ड 2 कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है हमारा। हमारे यहाँ कौशल विकास योजना DDU GKY के अंतर्गत 4 महीना की ट्रेनिंग होती है। बच्चों को घर तक आने और जाने की पूरी सुविधा देते हैं। MV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मकसद है स्टूडेंट्स की बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उन्हें हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करना। अब पलक झपकते ही होगी डाउनलोडिंग कंप्लीट, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में है सिक्का ब्रॉडबैंड का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट। मात्र 499 रुपए पर मंथ में 100 Mbps अनलिमिटेड डेटा की स्पीड और फ्री अनलिमिटेड लैंडलाइन कॉल्स। आज ही बुक करें अपना सिक्का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। विजिट sikkanet.com। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा 16 वाणिज्यिक भूखंड एवं बहुउद्देशीय 97 भूखंडों की मेगा ई नीलामी प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत सभी के लिए सुरक्षित निवेश एवं लाभकारी व्यवसाय हेतु। मुख्य विशेषताएं: राजकीय मार्ग 22A अलीगढ़ खैर पलवल मुख्य मार्ग पर NH 91 के जंक्शन के पास प्राइम लोकेशन पर स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय एवं डिफेंस कॉरिडोर के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर से 60 किलोमीटर तथा अलीगढ़ मुख्य बस स्टैंड से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। विशेषज्ञ नियोजन टीम द्वारा आधुनिक तरीके से नियोजित बाउंड्री वॉल से सुरक्षित हरा भरा प्रदूषण रहित वातावरण। सभी विकास कार्य शीघ्र पूर्ण। ई नीलामी हेतु पंजीकरण व EMT भुगतान 5 जुलाई 2025 तक। ई ऑक्शन ADA-aligarh.in पर। हेल्पलाइन नंबर 8077688158। कुलदीप मीना IAS उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण। 5 जुलाई 2025 तक करें आवेदन। सिर्फ 19 साल का था, अच्छा खिलाड़ी था, पर नशा जीत गया और मैं हार गया। तरसेम सिंह, सिर्फ तूने अपना बेटा नहीं खोया, इस आग का सेक तो घर घर पहुंच गया। पर बस अब और नहीं। पंजाब सरकार नशे के खिलाफ एक सख्त मुहिम चला रही है और हम सबको इनका साथ देना चाहिए। आज पूरा गांव मिलकर एक शपथ लेगा, इस गांव में किसी भी तरह का नशा ना बिकेगा और ना ही किसी नशा तस्कर को यहाँ कदम रखने देंगे। और अगर कोई नशे में फंसा हुआ उसे हम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे। गांव का कोई भी आदमी किसी भी नशा तस्कर की जमानत नहीं करवाएगा और ना ही किसी को करवाने देगा। वादा करो कि हम अपने गांव को, अपने पंजाब को नशा मुक्त करके रहेंगे। पंजाब में पहली बार कोई सरकार नशे के खिलाफ इतनी सख्ती से काम कर रही है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पंजाब सरकार का समर्थन करें और पंजाब को नशा मुक्त बनाएं। युद्ध नशे विरुद्ध। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, AI और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA।
भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। चलिए इंडिया की वैल्यूज को भी वायरल बनाते हैं, इंडिया का स्वाद चखते हैं। बेटा, अरे आंटी, किचन सेट हो गया तुम्हारा? कहाँ? ये लो, ये पीजी नहीं, घर है तुम्हारा। यहाँ हम खाने से अपनापन जताते हैं, अनजान शहर में भी परिवार बन जाते हैं। इन वैल्यूज को भूलते नहीं, वायरल बनाते हैं। इंडिया गेट बासमती राइस, आइए इंडिया का स्वाद चखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट के मुताबिक साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं। सुदर्शन का एजबेस्टन टेस्ट मैच में खेलना काफी मुश्किल है। रिपोर्ट की माने तो लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान ही सुदर्शन के कंधे में चोट लगी थी। फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से सुदर्शन के चोटिल होने पर कोई भी ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है। भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव की जर्मनी में सफल सर्जरी हुई। सूर्यकुमार ने खुद अपने सफल ऑपरेशन का अपडेट दिया। सूर्यकुमार यादव का जर्मनी के म्यूनिख में पेट के दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है। 34 साल के सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लाइव अपडेट, पेट के निचले दाएं और स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हो गई और ये बताते हुए खुशी है कि सफल ऑपरेशन के बाद अब मैं रिकवरी की राह पर हूं। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाला ने फ्रेंचाइजी के पूर्व को ओनर राज कुंद्रा पर संगीन आरोप लगाए हैं। मनोज बडाले ने यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में राज कुंद्रा पर उन्हें ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। मनोज बडाले इस वक्त राजस्थान रॉयल्स टीम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि राज कुंद्रा उन्हें ये कहकर ब्लैकमेल करते कि मनोज बडाले ने उनके साथ राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी को लेकर धोखाधड़ी की। इस समय क्रिकेट फैंस की निगाहें भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर टिकी हुई है। इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय, जांच में अपने आप आएगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सैन्य गलत है। निश्चित रूप से कथावाचक ने गलती किया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। पुलिस की गाड़ी
पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज है? जरा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके आप उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर में बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। तो एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और पर निशाना साधा गया। और सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से दोनों पक्षों को आपने देखा सुना, आप यादवों के भी गांव में गए, ब्राह्मणों के भी गांव में गए और साथ ही साथ अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर है कि गांव में इस वक्त अब शांति है और चारों तरफ जो है वो पुलिस तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं कि किसी तरह की कोई घटना अब दोबारा रिपीट ना हो। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर ये कथा का कार्यक्रम रखा गया था और ये कथा होने जा रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी। कलश आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर है और वहाँ पे कलश रखे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कथा के वक्त में काम आते हैं और उस दौरान जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले ही गांव में बवाल हो गया और ये बताया गया कि जो कथावाचक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, उनके 2 आधार कार्ड थे। फिर उनको पकड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई और उनके ऊपर पेशाब छिड़कने का भी आरोप है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो कलश रखे हुए हैं ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये कलश, कि जब दोबारा कथा होगी। अब ये कथा कब होगी अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव में वो ये कह रहे हैं कि कथा खंडित जरूर हो गई है और ये कथा जो खंडित हुई है इसके बाद फिर से कथा कराई जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तमाम सुरक्षा के इंतजामात, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। ये गांव का एक रास्ता है जो मंदिर की तरफ आता है और ये रास्ते पर जो है वो पूरा फोर्स तैनात है। मतलब कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या कुछ लोगों को आने की यहाँ से इजाज़त नहीं है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनका सामान्य आवागमन बरकरार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हर कोने में इसी तरह से जो है वो तैनात है और हर जगह पर ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। चचा, क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों छुट्टियाँ उटियाँ काट दिया आप लोगों ने उसकी कथावाचक की? अरे हमने थोड़ी छुट्टियाँ काट दी। छुट्टियाँ क्या था, देखो ऐसा है, कथा हो रही थी और कथा में इन्होंने पहले जो अपना वही बताया था कि हम ब्राह्मण हैं। जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, सिस्टम पर लखन ने यादव का जब निकला उनके झोले में आधार कार्ड, तो लखन ने बवाल कर दिया। तो क्या सिस्टम हुआ था? अब हम यहाँ मौके पर नहीं थे उसमें एक्चुअली। वो जो बता रहे थे कि हाथ पकड़ लिया, कह रहे थे कि खाना खिलाओ हमको। खिलाने समय इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की, यहाँ से जो सिस्टम किया तो वहाँ जाके इन्होंने बदतमीजी की। बदतमीजी की लड़कन ने फिर ऑब्जेक्शन किया उसमें। पेशाब भी छिड़का था? नहीं, ये सब ब्राह्मण कभी ऐसा करेगा? पेशाब नहीं छिड़का गया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, फालतू बात। हवा भरवाई बता रहे टायर में रात भर उनसे। हम यहाँ मौके पे नहीं थे, ये नहीं हमने देखा। मौके पे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो साफ है। हालांकि गांव में शांति जो है वो बनी हुई है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ लोग उग्र हुए थे, तमाम गांव के लोग यहां पर आए थे और आने के बाद उन लोगों ने यहां पर, पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बाकायदा जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को फायर करने पड़े। तब जाके मामला शांत हुआ। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और साथ ही साथ उन संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखी जा रही है जो कि गांव के आस पड़ोस में आवागमन जिनका चल रहा है। तो पुलिस चारों तरफ तैनात है गांव के। और जो अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था गगन यादव, उस पर भी फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
देखिए जाहिर है कि वो यादव जो रेजिमेंट बनाया हुआ था, ये गगन यादव यहाँ पर जो है वो गांव पे आने की उन्होंने कोशिश किया। वो करड़ी सेना की तर्ज पे काम करना चाहते थे कि करड़ी सेना ने जैसे आगरा में किया, तलवारें लहराई और वहां पर जाके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया, तो उसी तरह चाह रहे थे कि यहाँ भी ये यादव रेजिमेंट काम करे। लेकिन जो है वो जिस तरह से पुलिस अलर्ट रही और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद ये तो जग जाहिर था कि एफआईआर होनी है। अब एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे गगन यादव, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जो माहौल था इलाके का वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर कोई गगन यादव या करणी सेना जैसे लोग इसमें आग में घी डालने का काम अगर करते हैं तो जाहिर है प्रदेश का माहौल खराब होता है, गांव का माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। पुलिस ने सख्ती बरती है, एफआईआर होगी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अब मामला शांत हुआ है और गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल सीमा, आप भी नजर रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी अब तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर ब्राह्मण और यादव समाज के बीच तनाव बढ़ते देख दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है, और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय जांच में अपने आप आएगा। हमारा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सही नहीं है, गलत है निश्चित रूप से। कथावाचक ने गलती किया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज है? जरा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके अब उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर में बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। तो एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और पर निशाना साधा गया। और सीमा, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से दोनों पक्षों को आपने देखा सुना, आप यादवों के भी गांव में गए, ब्राह्मणों के भी गांव में गए, और साथ ही साथ अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए जाहिर है कि गांव में इस वक्त अब शांति है और चारों तरफ जो है वो पुलिस तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरह की कोई घटना अब दोबारा रिपीट ना हो। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर ये कथा का कार्यक्रम रखा गया था और ये कथा होने जा रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी। कलश आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर है और वहाँ पे कलश रखे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कथा के वक्त में काम आते हैं और उस दौरान जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले ही गांव में बवाल हो गया और ये बताया गया कि जो कथावाचक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, उनके 2 आधार कार्ड थे। फिर उनको पकड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई
और उनके ऊपर पेशाब छिड़कने का भी आरोप है। बहरहाल बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो कलश रखे हुए हैं ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये कलश, कि जब दोबारा कथा होगी। अब ये कथा कब होगी अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव में वो ये कह रहे हैं कि कथा खंडित जरूर हो गई है, और ये कथा जो खंडित हुई है इसके बाद फिर से कथा कराई जाएगी और उसके बाद ही चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तमाम सुरक्षा के इंतजाम आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। ये गांव का एक रास्ता है जो मंदिर की तरफ आता है, और ये रास्ते पर जो है वो पूरा फोर्स तैनात है। मतलब कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या कुछ लोगों को आने की यहाँ से इजाजत नहीं है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनका सामान्य आवागमन बरकरार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हर कोने में इसी तरह से जो है वो तैनात है, और हर जगह पर ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। चचा, क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों छुट्टियां काट दिया आप लोगों ने उसकी कथावाचक की? अरे हमने थोड़ी छुट्टियां काट दी। छुट्टियां क्या था, देखो ऐसा है, कथा हो रही थी। और कथा में इन्होंने पहले जो अपना वही बताया था कि हम ब्राह्मण हैं। जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, सिस्टम पर लखन ने वो यादव का जब निकला उनके झोले में आधार कार्ड, तो लखन ने बवाल कर दिया। तो क्या सिस्टम हुआ था? अब हम यहाँ मौके पर नहीं थे उसमें एक्चुअली। वो जो बता रहे थे कि हाथ पकड़ लिया, कह रहे थे कि खाना खिलाओ हमको। खिलाने समय इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की, यहाँ से जो सिस्टम किया तो वहाँ जाके इन्होंने बदतमीजी की। तो बदतमीजी लड़कन ने फिर ऑब्जेक्शन किया उसमें। पेशाब भी छिड़का था? नहीं, ये सब ब्राह्मण कभी ऐसा करेगा? पेशाब नहीं छिड़का गया? कोई ऐसी बात नहीं है, फालतू बात है। हवा भरवाई बता रहे टायर में रात भर उनसे। हम यहाँ मौके पर नहीं थे, ये नहीं हमने देखा, मौके पे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो साफ है। हालांकि गांव में शांति जो है वो बनी हुई है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ लोग उग्र हुए थे, तमाम गांव के लोग यहाँ पर आए थे, और आने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बाकायदा जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को फायर करने पड़े। तब जाके मामला शांत हुआ। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, और साथ ही साथ उन संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखी जा रही है जो कि गांव के आस पड़ोस में आवागमन जिनका चल रहा है। तो पुलिस चारों तरफ तैनात है गांव के, और जो अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था गगन यादव, उस पर भी फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, जाहिर है कि वो यादव जो रेजिमेंट बनाया हुआ था, ये गगन यादव यहाँ पर जो है वो गांव पे आने की उन्होंने कोशिश किया। वो करड़ी सेना की तर्ज पे काम करना चाहते थे कि करड़ी सेना ने जैसे आगरा में किया, तलवारें लहराई और वहां पर जाके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया, तो उसी तरह चाह रहे थे कि यहाँ भी ये यादव रेजिमेंट काम करे। लेकिन जो है वो जिस तरह से पुलिस अलर्ट रही और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद ये तो जग जाहिर था कि एफआईआर होनी है। अब एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे गगन यादव, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जो माहौल था इलाके का वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर कोई गगन यादव या करणी सेना जैसे लोग इसमें आग में घी डालने का काम अगर करते हैं तो जाहिर है प्रदेश का माहौल खराब होता है, गांव का माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। पुलिस ने सख्ती बरती है, एफआईआर होगी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अब मामला शांत हुआ है और गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल सीमा, आप भी नजर रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी अब तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर ब्राह्मण और यादव समाज के बीच तनाव बढ़ते देख दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है।
और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय जांच में अपने आप आएगा। हमारा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सैन्य गलत है। निश्चित रूप से कथावाचक ने गलती किया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज है? जरा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके अब उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर में बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। तो एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और पर निशाना साधा गया। और सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से दोनों पक्षों को आपने देखा सुना, आप यादवों के भी गांव में गए, ब्राह्मणों के भी गांव में गए और साथ ही साथ अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर है कि गांव में इस वक्त अब शांति है और चारों तरफ जो है वो पुलिस तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं कि किसी तरह की कोई घटना अब दोबारा रिपीट ना हो। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर ये कथा का कार्यक्रम रखा गया था और ये कथा होने जा रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी। कलश आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर है और वहाँ पे कलश रखे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कथा के वक्त में काम आते हैं और उस दौरान जो है वो चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन इससे पहले ही गांव में बवाल हो गया और ये बताया गया कि जो कथावाचक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, उनके 2 आधार कार्ड थे। फिर उनको पकड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई और उनके ऊपर पेशाब छिड़कने का भी आरोप है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो कलश रखे हुए हैं ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये कलश, कि जब दोबारा कथा होगी। अब ये कथा कब होगी अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव में वो ये कह रहे हैं कि कथा खंडित जरूर हो गई है और ये कथा जो खंडित हुई है इसके बाद फिर से कथा कराई जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तमाम सुरक्षा के इंतजामात, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। ये गांव का एक रास्ता है जो मंदिर की तरफ आता है और ये रास्ते पर जो है वो पूरा फोर्स तैनात है। मतलब कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या कुछ लोगों को आने की यहाँ से इजाज़त नहीं है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनका सामान्य आवागमन बरकरार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हर कोने में इसी तरह से जो है वो तैनात है और हर जगह पर ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। चचा, क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों चुटिया काट दिया आप लोगों ने उसकी कथावाचक की? अरे हमने थोड़ी चुटिया काट दी। छुट्टियाँ क्या था, देखो ऐसा कथा हो रही थी और कथा में इन्होंने पहले जो अपना वही बताया था कि हम ब्राह्मण हैं। जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, सिस्टम पर लखन ने यादव का जब निकला उनके झोले में आधार कार्ड, तो लखन ने बवाल कर दिया। तो क्या सिस्टम हुआ था? अब हम यहाँ मौके पर नहीं थे एक्चुअली। अच्छा, वो जो बता रहे थे कि हाथ पकड़ लिया, कह रहे थे कि खाना खिलाओ हमको। खिलाने समय इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की, यहाँ से जो सिस्टम किया तो वहाँ जाके इन्होंने बदतमीजी की। बदतमीजी लड़कन ने फिर ऑब्जेक्शन किया उसमें। पेशाब भी छिड़का था? नहीं, ये सब ब्राह्मण कभी ऐसा करेगा? पेशाब नहीं छिड़का गया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, फालतू बात। हवा भरवाई बता रहे टायर में रात भर उनसे। हम यहाँ मौके पर नहीं थे, ये नहीं हमने देखा। मौके पे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो साफ है। हालांकि गांव में शांति जो है वो बनी हुई है, अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल कुछ लोग उग्र हुए थे, तमाम गांव के लोग यहां पर आए थे और आने के बाद उन लोगों ने यहां पर, पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो बाकायदा जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को फायर करने पड़े। तब जाके मामला शांत हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और
साथ ही साथ उन संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखी जा रही है जो कि गांव के आस पड़ोस में आवागमन जिनका चल रहा है। तो पुलिस चारों तरफ तैनात है गांव के, और जो अभी ये खबर सामने आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था गगन यादव, उस पर भी फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, जाहिर है कि वो यादव जो रेजिमेंट बनाया हुआ था, ये गगन यादव यहाँ पर जो है वो गांव पे आने की उन्होंने कोशिश किया। वो करड़ी सेना की तर्ज पे काम करना चाहते थे कि करड़ी सेना ने जैसे आगरा में किया, तलवारें लहराई और वहां पर जाके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया, तो उसी तरह चाह रहे थे कि यहाँ भी ये यादव रेजिमेंट काम करे। लेकिन जो है वो जिस तरह से पुलिस अलर्ट रही और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद ये तो जग जाहिर था कि एफआईआर होनी है। अब एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे गगन यादव, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब जो माहौल था इलाके का वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, अगर कोई गगन यादव या करणी सेना जैसे लोग इसमें आग में घी डालने का काम अगर करते हैं तो जाहिर है प्रदेश का माहौल खराब होता है, गांव का माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। पुलिस ने सख्ती बरती है, एफआईआर होगी, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अब मामला शांत हुआ है और गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल सीमा, आप भी नजर रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी अब तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर का, जहां पर ब्राह्मण और यादव समाज के बीच तनाव बढ़ते देख दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और संविधान में इस तरह के किसी भी प्रकार के हरकत की कोई जगह नहीं है, और ये गैर संवैधानिक काम करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। वो जांच का विषय, जांच में अपने आप आएगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चल रही है। इसीलिए सैन्य गलत है, निश्चित रूप से। कथावाचक ने गलती किया, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, या उसके खिलाफ जो संवैधानिक प्रक्रिया वो अपनाना चाहिए, न कि कोई भी आतंक मचाओ, बाल मुड़ाओ और इस तरीके का वीडियो वायरल करो। ये सामाजिक विषमता है, ये गलत है। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज है? जरा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके आप उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा है। समाज को कथावाचक प्रकरण में जातिवादी जहर में बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध है। सपा जो काम राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, वही उसे समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। तो एक्स पर पोस्ट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से और पर निशाना साधा गया। और सीमा, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जिस तरीके से दोनों पक्षों को आपने देखा सुना, आप यादवों के भी गांव में गए, ब्राह्मणों के भी गांव में गए, और साथ ही साथ अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर है कि गांव में इस वक्त अब शांति है और चारों तरफ जो है वो पुलिस तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं कि किसी तरह की कोई घटना अब दोबारा रिपीट ना हो। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर ये कथा का कार्यक्रम रखा गया था, और ये कथा
होने जा रही थी और इसकी शुरुआत हुई थी। कलश आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर है और वहाँ पे कलश रखे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कथा के वक्त में काम आते हैं और उस दौरान जो है वो चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन इससे पहले ही गांव में बवाल हो गया और ये बताया गया कि जो कथावाचक थे वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, उनके 2 आधार कार्ड थे। फिर उनको पकड़ा गया, उनकी चोटी काटी गई और उनके ऊपर पेशाब छिड़कने का भी आरोप है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये जो कलश रखे हुए हैं ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये कलश, कि जब दोबारा कथा होगी। अब ये कथा कब होगी अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर इस गांव में वो ये कह रहे हैं कि कथा खंडित जरूर हो गई है और ये कथा जो खंडित हुई है इसके बाद फिर से कथा कराई जाएगी और उसके बाद ही चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। तमाम सुरक्षा के इंतजाम, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। ये गांव का एक रास्ता है जो मंदिर की तरफ आता है और ये रास्ते पर जो है वो पूरा फोर्स तैनात है। मतलब कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या कुछ लोगों को आने की यहाँ से इजाज़त नहीं है। जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनका सामान्य आवागमन बरकरार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हर कोने में इसी तरह से जो है वो तैनात है और हर जगह पर ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। चचा, क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों छुट्टियाँ उटियाँ काट दिया आप लोगों ने उसकी कथावाचक की? अरे हमने थोड़ी छुट्टियाँ काट दी। छुट्टियाँ क्या था, देखो ऐसा है, कथा हो रही थी और कथा में इन्होंने पहले जो अपना वही बताया था कि हम ब्राह्मण हैं। जब यहाँ पे सारा सिस्टम हो गया, सिस्टम पर लखन ने यादव का जब निकला उनके झोले में आधार कार्ड, तो लखन ने बवाल कर दिया। क्या सिस्टम हुआ था? अब हम यहाँ मौके पर नहीं थे।